चमोली के तपोवन में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। आज भी कई शव बरामद हुए तो वहीं मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। बुलेटिन की शुरुआत में आपको आपदा की 3 अलग अलग तस्वीरें हम दिखाते हैं। एक तस्वीर वो है जिसमें आपदा के बाद तबाही के निशान देखे जा सकते हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में मलबे से शव को खोजबीन हो रही है, जबकि एक तस्वीर में आप आपदा पीड़ितों को देख सकते हैं। ये वो आपदा पीड़ित हैं जो इस त्रासदी से प्रभावित हुए हैं। तो पहली तस्वीर आप देखिए, सैलाब मलबा आपको दिख रहा है। दूसरी तस्वीर छत विछत शव बरामद हो रहे हैं और जो पीड़ित हैं वो दहशत में हैं, दुख में हैं और अनहोनी की आशंका उन्हें तोड़ रही है। और इन सबके बीच तपोवन पहुंच गए हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा उन्होंने लिया है। आज जोशीमठ में ही रुकेंगे मुख्यमंत्री। सीएम के साथ डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने सांसदों से मुलाकात की तो तपोवन पहुंच गए हैं सीएम त्रिवेंद्र रावत। एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायजा लिया है। जोशीमठ में ही मुख्यमंत्री कैंप करेंगे। डीजीपी कल से ही यहां पर मौजूद हैं और जितना तेज हो सके रेस्क्यू ऑपरेशन को रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और सीधे रुक करते हैं तपोवन का ही, जहां पर ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, फिलहाल अगर हम बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की, अंधेरा हो चुका है, क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है या रात में रोका जाता है इसको? अवधेश, नहीं, ये रात भर जारी रहेगा। और चूंकि कल भी थोड़ी देर के लिए रोकने के बाद इसको चालू कर दिया गया था, तो और वो आज भी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। और ये रेस्क्यू इसके लिए प्रकाश की अलग से व्यवस्था की गई है, वो रात में, ताकि वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था हो तो रेस्क्यू करने में, मशीनें चलाने में और जो दूसरी जो जेसीबी मशीन्स हैं, जो ऑपरेशनल्स जो चीज़ें हैं, उनको चलाने में कोई दिक्कत ना हो। अभी मुख्यमंत्री वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर सुरंग से जो मलबा निकाला जा रहा है उनका जायजा लिया। उनके वहाँ पर मेडिकल कोर, मिलिट्री के और एनडीआरएफ और आईटीबीपी, इन सभी के अधिकारियों से, आर्मी ऑफिसर्स से बातचीत की और उन्होंने इस बात का जायजा लिया। तो ये घटनास्थल पर मुख्यमंत्री का जाना ये दर्शाता है कि वाकई काफ़ी मामला संवेदनशील है। वैसे तो ये कल से जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो वो प्राकृतिक आपदा के सामने इंसान किस तरह से बोना साबित होता है, असहाय साबित होता है, ये उस बात को परिलक्षित करती है। लेकिन एक और चीज़ हमें देखनी होगी अवधेश, कि जो सुरंग से जो मलबा निकाला जा रहा है वो सुरंग कितनी लंबी है, अभी तक भी उस पर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कोई कह रहा है वो 2.5 किलोमीटर लंबी है, कोई कह रहा है वो 2 किलोमीटर लंबी है, तो अभी कोई क्लियर स्थिति में करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 200 मीटर तक, यानी 180 मीटर से ज़्यादा तक वहाँ पर मलबा भर गया है। लेकिन उस सुरंग की स्थिति अवधेश ऐसी है कि हम लोगों को समझना पड़ेगा, चूँकि वो अभी वहाँ इतनी अनिश्चितता है कि एक मशीन ही अंदर जा सकती है और वो मशीन फिर अपना मलबा लेकर आएगी, फिर बाहर धौली गंगा नदी में डालेगी और फिर वापस जाएगी। तो टाइम इतना लग रहा है कि अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनकी इस समय क्या स्थिति होगी, वो किन स्थिति में होगी, क्या उनकी मनोस्थिति होगी, और वो हैं, जीवित हैं या वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, मतलब किसी को इस बात की कोई खबर अभी तक नहीं है। तो ये जो चीज़ एक चल रही है, ये एक अनिश्चितता को बढ़ा रही है, अनिश्चितता के माहौल को बढ़ा रही है। सुरंग एक ऐसी चीज़ है, चूंकि सुरंग का उसका दायरा अपना बहुत लिमिटेड होता है, उसमें रेस्क्यू करना भी उतना ही। बिल्कुल अजीत जी, हमारे साथ आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर है, उत्तराखंड के सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। संसद भवन में मुलाकात हुई है। अमित शाह और जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जोशीमठ त्रासदी को लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने सांसदों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने बैठक की है उत्तराखंड के सांसदों के साथ और हमारे साथ राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से ये त्रासदी आई, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, प्रधानमंत्री जी से क्या बातचीत हुई? देखिए, आज हम लोग सांसद, करीब 5 सांसद हम लोग थे इस वक्त जी, और मैं था, अजय भट्ट जी थे, अजय टमटा जी थे, महारानी राजलक्ष्मी शाह जी और नरेश बंसल जी। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिले और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार भी जताया कि जिस त्वरित गति के साथ पूरा संज्ञान लिया गया भारत सरकार के द्वारा, उसके लिए उनका धन्यवाद भी किया, आभार भी हमने प्रकट किया। बैठक में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी भी बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि पूरी भारत सरकार
इस आपदा की घड़ी में उत्तराखंड के साथ है। उत्तराखंड के लिए जो भी करना पड़ेगा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, उसके बाद भी वो सब कार्य किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लार्जर प्रोस्पेक्ट से ये भी बात की कि क्योंकि उत्तराखंड से वो बहुत अच्छी तरीके से, भली भांति तरीके से परिचित भी है, उत्तराखंड से उनका लगाव भी रहता है, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड के अंदर आपदा आती रहती है, तो उत्तराखंड में इन आपदाओं को पूरा स्टडी करके और इसके लिए एक पूरी रणनीति बना के आगे भविष्य के लिए हम लोग तैयार करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 2 साल पहले ही एनडीआरएफ की एक बटालियन उत्तराखंड के लिए ही क्रिएट की गई है। साथ ही उत्तराखंड के लिए जब बादल फटने की घटना होती है उसके लिए 3 डॉपलर रडार हमारे लिए दिए गए हैं, जिसमें से 2 रडार तो स्टेब्लिश भी हो चुके हैं, एक रडार पे कार्य चल रहा है। तो पूरी तरीके से भारत सरकार उत्तराखंड सरकार के, उत्तराखंड के वासियों की मदद के लिए आगे आ रही है और साथ ही भविष्य में जो आपदा की घड़ी आती है उससे कैसे निपटा जाए, इसके एक विस्तृत रणनीति। मतलब ये कह सकते हैं कि केवल ये आपदा के इस दौर में ही नहीं बल्कि भविष्य की रणनीतियों पर काम होगा कि भविष्य में ऐसी आपदाएं आए तो हम बेहतर ढंग से निपट सकें। धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एबीपी गंगा उस जगह पर पहुंचा जहां पर आपदा ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। चमोली के रेणी गांव में पुल बह गया, जिस वजह से कई गांव का संपर्क प्रदेश के बाकी हिस्सों से कट गया है। रेणी गांव में तबाही के बाद का मंजर बेहद डरावना है। तबाही का मलबा हर तरफ बिखरा हुआ है। एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी अपनी जान जोखिम में डालकर उस जगह पहुंचे हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। विषम परिस्थितियों के बावजूद हमारे देश के जवान लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। कोशिश यही है कि अगर कोई जान बच सकती है तो उसे बचा लिया जाए। ये पीछे ये एक नदी आ रही है और ये आप आपदा के जख्मों के निशान आप देख सकते हैं। यहाँ जेसीबी मशीन लगी है, इसके ऊपर भी 2 गांव हैं, उनसे संपर्क कट गया है। और ये नदी है, ये ऊपर तक जहाँ तक निशान है वहाँ तक वो नीचे तक आप आएंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पुल टूट गया है। ये जो इसके पिलर दिखाई दे रहा है, यहाँ एक अच्छा खासा पुल था और ये पुल टूट गया है। उधर भारत का हिस्सा है और उधर वाले हिस्से का भारत से संपर्क कट गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील जानकारी है जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ये एक पुल था, एकमात्र रास्ता यही था। पानी के साथ बहकर आए मलबे की वजह से नदी पर बना पुल टूट गया। इस पुल के बह जाने से अब रेडी गांव समेत दूसरे कई गांव का संपर्क प्रदेश के बाकी हिस्सों से कट गया है। और ये रैणी गांव है जिसका भारत से संपर्क कट गया है। पीछे की तरफ मैंने 2 गांव बताए, उनका भी भारत से संपर्क कट गया है इस पुल के टूटने से। यानी ये अपने देश के संपर्क में नहीं रहे। कम्युनिकेशन हो सकता है लेकिन आवाजाही नहीं हो सकती। तो ये एक खतरनाक है। यहाँ नदी का आप विकराल रूप देख सकते हैं, नदी किस तरह से कितनी खतरनाक तरीके से चल रही है। और ये मलबा जो पड़ा है, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसा एक मंजर रहा होगा, किस तरह का वेग पानी का होगा। पानी के साथ बहकर आए मलबे ने इस इलाके का नक्शा ही बिगाड़ दिया। लोगों का कहना है कि सैलाब में कई स्थानीय लोग और उनके मवेशी बह गए। आज कनेक्टिविटी के लिए कुछ साधन नहीं है। प्रशासन से हमने कहा था कि हेली की व्यवस्था करें। प्रशासन हेली की व्यवस्था अभी इस राशन ये लाता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो पैंग मुरंडा इधर जो पैदल के गांव है वहां तक अभी राशन पानी मेडिकल की फैसिलिटी कुछ नहीं पहुंच पा रहा है। कैजुअल्टी हुई है और घोड़े खच्चर और बकरी वगैरह भी यहाँ पे लोगों के बहे हैं इस मलबे के साथ। नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि आपदा की इस घड़ी में भी सरकार का पूरा फोकस नहीं है। मुख्यमंत्री जी आए थे, उनको बताया था हमने कि रेणी गांव के लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए, पैंग मुरंडा के लिए भी। सरकार ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की इस पे। अभी तक लोगों को कोई सुविधाएं नहीं है गांव में। हम प्रशासन से कह रहे थे कल लोगों को गांव में मिट्टी तेल राशन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था करें। लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लोग वहाँ से कैसे आएंगे यहाँ।
अभी सरकार का फोकस रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन पर है, मगर सवाल यह है कि अगर इस नदी पर जल्द पुल नहीं बने तो लोग अपने गांव तक कैसे पहुंचे। अभी मुश्किलें हैं, जटिलताएं हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों में अवसर भी छिपे होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल लोग बहुत पीड़ा में हैं, उन्हें सुविधा तत्काल मुहैया कराया जाना बहुत जरूरी है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रैणी गांव से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। और उत्तराखंड के इतिहास में ये सबसे बड़ी आपदा कही जा रही है। 2013 में केदारनाथ में आई आपदा भी इतनी भीषण नहीं थी, मगर स्थानीय लोग सरकार और प्रशासन के रवैये से नाखुश हैं। ग्रामीण इस बात से नाराज हैं कि उन तक मदद नहीं पहुंची है। कोई तो मतलब घर पे अकेले ही है, तो उन्हें तो कितना भयंकर ज्यादा ही टेंशन हो रहा है, क्या करे क्या नहीं करे। पूरे गांव में कितना तबाही हो रखा, सोच लीजिए आप लोग। पूरा गांव जब हिला तो हम ये सोच के भागे, पूरे जंगल में बच्चे लेके भागे कि हम कैसे बचे कह के। ये दर्द उन लोगों का है जिन्होंने चमोली में आई आपदा के सबसे बड़े दंश को झेला है। ये लोग अब इस कदर सदमे में कि आपदा की कहानी बयां करते हुए इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बॉर्डर वाला रोड है वो तो पूरा टूट चुका है, न उधर से संपर्क है न इधर से संपर्क है। शासन के कुछ अधिकारी आए कि नहीं? कल से कुछ भी नहीं यार के, ना ही गांव में पूरा हिल रहा, पूरा हर कोई इंसान इतना भयंकर डरा हुआ है कि क्या कर सकते बोल के। हाँ, कुछ भी नहीं, मतलब कोई कुछ सोचे या कुछ करे, कुछ किसी का कोई वही नहीं है कि कुछ कर सके बोल के। पानी का बहाव इतनी तेज था कि पुलताश के पत्तों की तरह बह गए। सड़कों पर मलबा इस कदर चढ़ा कि वो चलने लायक नहीं बची। ऐसे में कई गांव के लोग अपने घरों में नहीं पहुंच पा रहे। नाराजगी सरकार और प्रशासन के खिलाफ है। किसी ने तो गाय ही छोड़ दिया और बच्चे गोद में डाल के जंगल में चले गए। न यहाँ पे कोई प्रशासन देखने के लिए आए कि गांव वाले क्या कर रहे होंगे। जाने का कोई इंतजाम नहीं? जाना कैसे था, सीधा इसी के ऊपर से गांव है, कहाँ कैसे जाएंगे हम गांव। रैली गांव में तो आलम यह है कि आपदा के बाद से बिजली, पानी और राशन दूसरी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। आपदा प्रभावितों ने एबीपी गंगा के कैमरे पर अपना दर्द बयां किया। कहीं नहीं जाना चाहिए। हम गाय से नहीं वो कर, बकरी से नहीं वो अंदर बेरा सारा रात भर बेरा रहा हमार। कल सब न पानी तक नहीं पिया ऐसा नाती नतना सारा बच्चा हमारा ऐसा कमते रहे। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रेड़ी गांव के पास आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। निशंक ने कहा कि सरकार का फोकस सबसे पहले लापता लोगों को सकुशल बचाना है। इसके साथ ही रेड़ी गांव में तबाह हुए पुल के पास ही वैली ब्रिज बनाने की भी तैयारी है। 178 लोग उसमें चिन्हित थे जो उस दिन काम पर थे, लेकिन अभी उनके प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि 121 लोग मिसिंग हैं, जिसमें से 34 लोग तो अंदर हैं। अभी जो सुरंग है, एक सुरंग से तो लोगों को निकाल दिया जो पहली सुरंग थी। अभी जो दूसरी जो 3 किलोमीटर लंबी सुरंग है और लगभग 180 उस पर जो टी पॉइंट है 180 मीटर पर, अभी उसकी चुनौती बनी हुई। एनटीपीसी के तपोवन में बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कई मजदूर और इंजीनियर्स लापता हैं। अभी तो जो लोग बचाए जा सकते हैं, जो मिसिंग हैं, उनको कैसे करके ढूंढना, बचाना, ये जुटे हुए हैं। और अभी जो हमारे अफसर हैं यहाँ पर, आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं इसको। मैं बीआरओ से हूँ सर। बीआरओ से हैं, तो अभी कितने लगभग हमारे यहाँ पर गए हैं। अभी एक ये ब्रिज है 90 मीटर स्पान का ब्रिज था सर, ये 90 मीटर का स्पान का ब्रिज था, ये वाश आउट हुआ है। अभी इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे की साइड में जाके, थोड़ा अपस्ट्रीम साइड में जाके और एक बेली ब्रिज लॉन्च करने का हम। ये भी बीआरओ के पास है? ये भी बीआरओ। विष्णुगढ़ में एनटीपीसी का 520 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये पावर प्रोजेक्ट 2023 में बनकर तैयार होना था। इसी प्रोजेक्ट की सुरंग का निर्माण हो रहा था और इसी की सुरंग में अभी कई मजदूर फंसे हुए हैं। ये तो एक एस्टिमेट ही है, हमको लगता है कि 1500 करोड़ से कम नहीं हुआ होगा, लेकिन ये एक एस्टिमेट है। बैराज का जो स्ट्रक्चर है वो ये काबिज है, स्ट्रक्चर को कुछ नहीं हुआ है। उसके गेट्स सबमर्ज हो गए, सिल्ट इतना भर गया है कि एकदम गेट के टॉप तक आ गया
इतना ह्यूज सिल्ट एक्यूमुलेशन हो गया है कि उसके क्लियरिंग करने में भी परेशानी होगी। उधर आईटीबीपी के 300 जवान मलबे को साफ करने में लगे हुए हैं, जिससे सुरंग में फंसे लोगों को सही सलामत निकाला जा सके। ये ब्रिज जो टूटा है रैनी गांव को जो लिंक करता है, या जो टनल में जो कल रेस्क्यू हुआ था और दूसरी टनल में जो आज रेस्क्यू चल रहा है, उसमें सभी लोग मैं देख रहा हूँ कि चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी भी तबके का हो, सभी लोग जी जान से एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस त्रासदी से उबरा जा सके, किस प्रकार से ज़्यादा लोग जो फंसे हुए हैं टनल के अंदर उनको जान बचाई जा सके। पानी के साथ बहकर आए मलबे से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में दिक्कत हो रही। मलबे की वजह से दलदल बन गया, जिससे न सिर्फ काम की रफ्तार धीमी हो गई है, साथ ही रेस्क्यू में भी परेशानी आ रही है। एबीपी गंगा के लिए रैणी गांव से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। इस आपदा के पीछे सबसे बड़ी वजह ग्लेशियर्स का टूटना माना जा रहा है, मगर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि ग्लेशियर्स टूटने की वजह से आपदा नहीं आई। सीएम का कहना है कि इसरो ने जानकारी दी है कि इस इलाके में ग्लेशियर्स नहीं टूटे, बल्कि नए बर्फ के जमने से ट्रिगर पॉइंट एक्टिव हुआ, जिससे ये आपदा आई। जो इसरो ने जो हमको बताया है, इसरो के जो निदेशक हैं, उनका कहना था कि ये जो 2-3 दिन पहले जो बर्फ़ वहाँ पर गिरी थी, ये एक ट्रिगर पॉइंट से वहाँ से स्लाइड हुआ और उसके कारण ये लाखों मीट्रिक टन ये बर्फ़ एक साथ वहाँ से स्लाइड हुई है, तो उसके कारण ये आपदा आई है। कोई ग्लेशियर टूटा है ऐसा उन्होंने अपने जो इसरो की जो क्या कहना है रिपोर्ट है, उसके आधार पर उन्होंने ये बताया है। और वैसे भी उनका कहना था कि ये एवलांच प्रोन एरिया नहीं है। नंदा देवी पीक पर लोग ट्रैकिंग के लिए जाते रहते हैं। ये इलाका काफी खतरनाक है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से जानकर बात की हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। मैं यहाँ पर रैणी गांव से पहले हूँ और चूंकि कल एवलांच आया था, काफ़ी नुकसान भी हुआ है, तो मेरे साथ एक सज्जन ऐसे हैं जो ये एवलांच कैसे आया, कहाँ से आया, किस तरह से आया, उनको इसका अंदाज़ा है, चूंकि वो ट्रैकिंग करते हैं, गाइड हैं और वो लोगों को यहाँ घुमाने का भी काम करते हैं। तो उनसे थोड़ी सी बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पास क्या जानकारी है, उनके अनुभव के आधार पर क्या ये हो सकता है। जी आपका शुभ नाम क्या है? सर नरेंद्र सिंह रावत। तो आप क्या करते हैं? सर मैं यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल का काम करता हूँ और ट्रैकिंग का, माउंटेनियरिंग का, हर चीज़ का यहाँ पे मेरा अपनी एजेंसी है यहाँ पे जोशीमठ में, द्रोण एडवेंचर करके। और मैं जितने भी लोग माउंटेनियरिंग के लिए आते हैं मैं उनको लेके जाता हूँ हर जगह पे। आपको क्या लगता है ये घटना किस वजह से हुई होगी, एक अनुमान? सर मुझे तो इसका ये अनुमान है कि जो यहाँ पे नंदा घूंगटी और नंदा घाट करके जो पीक हैं वहाँ पे एक्सपीडिशन होता है ज़्यादातर, तो उसके नीचे लेक बने हुए हैं और काफ़ी बोल्डर जोन है वो, मतलब कैरेवास और ये ज़्यादातर है वहाँ उस तरफ। तो मेरे को लग रहा है कि जो लेक बने हुए हैं वहाँ पे, वो लेक फटने के कारण ही ये इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। अच्छा, तो वो किस जगह से है और यहाँ तक इतना इसकी रेंज जो इतनी आई है तो वो किस तरह से है? सर वहाँ से कम ये एकदम नीचे आपका चम्बा नाम का एक जगह है, वहाँ तक इसका स्पीड कम से कम रहा होगा ऐसे 500 किलोमीटर के, एकदम डाउन है वो। लगभग स्लोप इसका ऐसा डाउन है कि 500 किलोमीटर के प्रति घंटे के हिसाब से चला होगा वो। फिर वहाँ से जब जैसे वो नीचे प्लेन जगह पे आए, उसके बाद और वैसे ही डाउन करके यहाँ तक पहुँचने में उसको कम से कम 15 मिनट लगे सर। जो रेणी उसी की वजह से तबाही, उसी के वजह से ये तबाही हुई है। और वैसे तो जैसे 2013 में ये केदारनाथ में हुआ था, उसी के एवज में ये इतना बड़ा ये नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो मेरे साथ थे रावत जी। तो रावत जी ने थोड़ा कुछ वैज्ञानिक कारण बताए हैं अपने अनुमान से, चूँकि वो यहाँ पर लगातार ट्रैवल करते हैं, लोकल यहीं के रहने वाले लोगों को घुमाने का काम करते हैं, तो उन्होंने कुछ वैज्ञानिक कारण बताए हैं अपने तजुर्बे के आधार पर कि ये हो सकता है। तो ये एक नवीन जानकारी है एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रैणी गाँव के पास से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। और इस वक्त की बड़ी खबर जोशीमठ से है। नया अपडेट यह है कि 24 लोगों के शव बरामद किए गए हैं।
तो आंकड़ा अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। जोशीमठ आपदा से जुड़ा बड़ा अपडेट यह है कि 24 लोगों के शव अब तक बरामद किए गए हैं। तो 19 तक आंकड़ा पहुंचा था, लेकिन नया अपडेट यह है कि 24 शव बरामद हुए हैं। और बड़ी खबर जोशीमठ से है। जोशीमठ में कंपनी का विद्युत उत्पादन ठप हो गया है। सल्ट आने की वजह से विद्युत उत्पादन ठप हुआ है। 400 मेगावाट की विद्युत परियोजना ठप हो गई है। विद्युत परियोजना को बंद किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जो साइड इफेक्ट्स हैं अब वो दिखने शुरू हो गए हैं और 400 मेगावाट की जो विद्युत उत्पादन थी वो ठप हो गई है।